बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम कहते हैं। और आज का हम नया जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कस्टम एक्ट 1969। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम कंट्री लेवल पे देखें तो इन आउट यानी कि जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान से चीज़ें बाहर जाती हैं डेफिनेटली उनको एक्सपोर्ट कहते हैं, और जो अदर कंट्रीज़ से पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं उनको इंपोर्ट्स कहते हैं। तो जो ही बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं तो उनके ऊपर ड्यूटीज़ चार्ज की जाती हैं। ड्यूटीज़ का मतलब है फ़ीस और सर्विस चार्जेस। तो उनके रेगुलेशंस क्या हैं, तरीक़ाकार क्या है, कवानीन किस तरीके से अब तक अपडेट हो चुके हैं, और ये स्पेशली कोर्स डिज़ाइन किया गया है जो जॉब्स की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। और ये कोर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली वैलिड है जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, जैसा कि MBA है, ACCA है, ICMA है, CA है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो टैक्स को पढ़ते हैं, या टैक्स उनका एक सब्जेक्ट होता है स्पेशलाइजेशन में या बेसिक लेवल पे, इवन के BCom BBA लेवल पे भी आपको ये कोर्स इक्वली फ़ायदा देता है। द कस्टम्स एक्ट 1969 ये इसका जाना जाता है। और ये 1969 का जो पार्लियामेंट का एक्ट नंबर 4 था, यानी कि जो कवानीन पास किए गए उनमें से 1969 के साल में ये चौथा था जो कौमी असम्बली से पास हुआ। और ये पास हुआ था 3 मार्च 1969 को। ये डेट्स आपने याद रखनी है। इसके बाद ये पर्पज़ इसका क्या है कि जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि एक क्लैरिटी हो कस्टम अथॉरिटीज़ को भी, और जो इंडिविजुअल्स ऐसी ड्यूटीज़ सर्विस चार्जेस पे करने के लायबल हैं उनको भी ये एक गाइडलाइन के तौर पे, और ये एक पूरा एक यानी कि जितने भी इसके अंदर टाइम टू टाइम कवानीन पास किए जाते हैं, फिर उनमें कोई अमेंडमेंट आती है, तो ये एक पूरा एक ही जगह पे उन कवानीन का मजमूआ है। तो चैप्टर 1 जो बेसिक चीज़ों पे होता है, यानी कि प्रिलिमिनरी। और इसमें सबसे पहले जो कवानीन होते हैं उनमें नॉर्मली जो पहला सेक्शन होता है उसमें उस कानून का टाइटल और उसकी कमेंसमेंट डेट वगैरह के बारे में बताया जाता है। तो सब सेक्शन इसका 1 कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कस्टम एक्ट 1969। सब सेक्शन 2 कहता है कि ये पूरे पाकिस्तान में वैलिड है। और सब सेक्शन 3 कहता है कि जो ही ये पास हुआ तो ये फ़ौरन से अप्लाई होगा, यानी कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट अपॉइंट। तो यानी कि जो ही फेडरल गवर्नमेंट इसकी अनाउंस करेगी तो ये लेटर ऑन जब पास किया गया, डेट अनाउंस हो गई और इम्प्लीमेंट हो गया, तो डेफिनेटली एट वंस 3 मार्च 1969 को। अब सेक्शन 2 जो है ये डेफिनेशंस के मुतालिक है, जो हम इस पूरी एक लेक्चर्स की सीरीज़ में कवर करते हुए वक्तन फ़वक्तन हमें जो वर्ड्स समझने ज़रूरी हैं, और जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग अंडरस्टैंड करना लाजमी है जब हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि आप उसका सेम टू सेम वो मीनिंग लें जो कम्युनिकेट करना मकसद होता है। यानी कि जो राइटिंग में भी उसका मकसद था, जब हम बात कर रहे होंगे तो भी उससे जो मकसद मुराद, तो वो वर्ड्स डिफ़ाइन किए जाएंगे और उनका मीनिंग आपने वैसे ही लेना है। और अगर कोई ऐसा वर्ड जो लेटर ऑन यूज़ किया जाए लेकिन डेफिनेशन में कवर नहीं है, तो कहीं से भी किसी और दूसरे लॉ में, एक्ट में, ऑर्डिनेंस में, किसी जगह पे भी वो डिफ़ाइन है तो वो मतलब उससे लिया जाएगा। अब यह है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि मीन्स एनी अथॉरिटी कम्पिटेंट टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट बट डज नॉट इंक्लूड द बोर्ड, द कलेक्टर, अपील्स और द एपलेट ट्राइब्यूनल। यानी कि वो अथॉरिटीज़ जो एक फ़ैसला करने की अथॉरिटी रखते हैं, लेकिन वो
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ में कौन कौन से चीज़ें शामिल नहीं होंगी? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलेक्टर अपील्स, यानी कि जो कस्टम के मुतालिक जितनी भी आपकी अपील्स का मामला है वो कलेक्टर अपील के पास जाएगा। और इसके बाद अगर आप उससे मुतमईन नहीं होते तो एपलेट ट्राइब्यूनल की तरफ जाता है। अगर उससे भी आप मुतमईन नहीं होते तो फिर उस एरिया की हाई कोर्ट की तरफ मामला जाता है। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी आप मुतमईन नहीं होते तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। तो इसमें फर्दर ये है कि इसकी एडवांस रूलिंग मीन्स a written decision by the board or any officer or a committee authorized by the board on the request of the an applicant for determination of classification, origin or applicability of particular relief or exemption on goods prior to their importation or exportation valid for specified period of time। तो इसमें यह है कि अगर कोई अथॉरिटी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको अथॉराइज़ कर दे और कोई इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज को लेके आना चाह रहा है, देना चाह रहा है अक्रॉस द बॉर्डर, तो फिर अगर वो उस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करता है और उसको एग्जेम्पशन के लिए या कोई उसमें रिलीफ के लिए, और वो अथॉरिटी ऐसा डिसाइड कर सकती है। तो यानी एक्चुअली ये चीज़ ना तो इंपोर्ट की गई ना एक्सपोर्ट की गई, ना सर्विसेज ली गई ना सर्विसेज दी गई, लेकिन उससे एडवांस में ही कोई रिलीफ मांग लिया गया किसी एक ऑफिसर से, और वो ऑफिसर है अथॉराइज्ड। किसने अथॉराइज किया हुआ है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, कि ये तुम्हारे पास अथॉरिटी है। इस ग्रेड के ऑफिसर यानी कि जो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक स्पेसिफाइड पर्सन को एक स्पेसिफाइड एक कमेटी बना दे, उसको अगर ये अथॉरिटी इन राइटिंग में दे दे कि इस तरह के मामलात में अगर कोई अप्लाई करता है रिलीफ के लिए, एग्जेम्पशन के लिए या कोई भी सहूलत मांगता है, तो आप इस हद तक उसकी फिर लिमिटेशंस वो खुद डिफाइन कर सकता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन जब उससे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उसके पास ये पावर होती है कि वो उसको उसकी फ़ीस में, उसकी सर्विस चार्जेस में कंसेशन कर दे, कमी कर दे या फिर टोटली ख़त्म कर दे। तो इस तरह की अगर कोई एडवांस में ऑर्डर आ जाए और वो अथॉरिटी ऑथराइज्ड है थ्रू प्रॉपर चैनल बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो इसको हम कहेंगे एडवांस रूलिंग। अब आ जाता है एजेंट। एजेंट से मुराद क्या है? मीन्स अ पर्सन लाइसेंस्ड अंडर द सेक्शन 207 और परमिटेड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस अंडर सेक्शन 208, यानी कि जो लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर या फिर कस्टम के रेलिवेंट जो लेन देन है, बिजनेस है, उनकी ऑथराइजेशन सेक्शन 208 के मुताबिक होगी। और ऐसे पर्सन जो ऑथराइज होते हैं उनको जो लाइसेंस मिलता है कि हाँ आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, वो सेक्शन 207 के मुताबिक होता है। तो इससे मुराद यही है कि कोई भी बॉडी जिसको लाइसेंस दिया गया है और वो बिज़नेस करने के लिए ऑथराइज्ड है। अब आ जाता है एपलेट ट्राइब्यूनल, यानी कि आपको एक टैक्स पेयर को, एक कस्टम ड्यूटी पे करने वाले फ़र्द को, एक इंस्टीट्यूशंस को, एक कॉरपोरेट बॉडी को कोई भी मामला होगा तो वो कलेक्टर अपील्स को मामला भेजेगा। और जब ये मामला भेजेगा वो डेफिनेटली उसकी जो एग्रीव्ड है, यानी कि जो डिसीजन से वो मुतमईन नहीं है, तो अपील करने के बाद उसका मामला डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जिससे अगर वो मुतमईन नहीं होता कि ये मामला जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया गया है, मैं अब भी ये नहीं समझता कि कानूनी तौर पर मेरे साथ इंसाफ हुआ है, तो वो मामला आगे लेके अपीलेट ट्राइब्यूनल की तरफ जा सकता है। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक जुडिशल टाइप इदारा है जिसमें मामला देखा जाता है। और डेफिनेटली दोनों पार्टीज़, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है वो भी मामला लेके जा सकता है और एक टैक्स पेयर भी लेके जा सकता है। मीन्स द कस्टम्स अपीलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 194। अब आ जाता है appropriate officer, means the officer of customs to whom such functions have been assigned by or under this act or the rules made thereunder, कि जो भी कवानीन बनाए गए और हर एक ऑफिसर की एक लिमिट रखी गई और उसको जो कस्टम या टैक्स के मुतालिक जितने भी कवानीन हैं उनके मुताबिक एक अथॉरिटी भी दी गई।
और वो अथॉरिटी कौन यूज़ कर सकता है, वो सही अथॉरिटी का सही इस्तेमाल, उसको कहेंगे अप्रोप्रिएट ऑफिसर। अब ये नहीं है कि एक कस्टम अथॉरिटीज़ में एक ऑफिशियल है, वो ग्रेड 5 में जॉब कर रहा है नॉर्मल, तो वो किसी एक टैक्स पेयर को पकड़े और कहे कि मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ, तो ऐसा नहीं है, वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर नहीं होगा। उसके लिए ऑथराइज्ड ग्रेड का, स्केल का, एज़ पर द लॉ होना ज़रूरी है, जो वो ये एक्शन कर सकता है। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपनी डेफिनेशंस के हिस्से को। ऑल द बेस्ट।